अब सवाल ये कि सर वाक्य के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखो, वाक्य के अंतर्गत अगर पुराने पैटर्न को आप देखोगे ना, तो पुराने पैटर्न में वाक्य के प्रकार पूछता था, केवल आपको वाक्य देता था, पूछता था कि वाक्य का प्रकार कौन सा है। लेकिन अब नए पैटर्न में आपको वाक्य के प्रकार बस से काम नहीं चलना है, आपको बहुत सारी चीजें वाक्य में पढ़नी है। जैसे, शांत रहो ना, अरे भाई कौन मोबाइल चालू करके रख, अपने आप चल रहे हैं। वाक्य में क्या पढ़ना होता है, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, एक टॉपिक इसी में देखेंगे, वाक्य के आवश्यक तत्व। और तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे वाक्य के प्रकार। ये तीन टॉपिक सबसे पहले देखेंगे। वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कौन से होते हैं, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं, और वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे वाक्य की परिभाषा। लिखेंगे परिभाषा वाक्य की। वाक्य क्या है, लिखिए परिभाषा, पदों के सार्थक समुच्चय को पदों के सार्थक समुच्चय को वाक्य कहते हैं। ठीक है, समुच्चय की जगह शब्द, समूह शब्द लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाक्य क्या है, वाक्य पदों का सार्थक समुच्चय या सार्थक समूह है। यहां से एक बात यह निकल करके आती है कि वाक्य शब्दों का समूह नहीं है। वाक्य की इकाई को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। वाक्य की इकाई क्या है, पद है। यह ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि वाक्य की इकाई वाक्य की इकाई शब्द नहीं है। वाक्य की इकाई किसको माना जाता है, पदों को माना जाता है, क्योंकि पद आपस में मिलते हैं और मिल करके वाक्य की रचना करते हैं। और यहीं से एक सीक्वेंस निकल करके आता है जो कई बार एग्जाम में पूछा है। आपने देखा होगा, वर्ण है, वर्ण आपस में मिलकर के शब्द बनाते हैं, शब्द आपस में मिलकर के पद बनाते हैं, और पदों से फिर रचना होती है वाक्यों की। तो ये सीक्वेंस भी ध्यान में रखना, ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछता है कई बार। पहले शब्द आएगा, फिर आते हैं पद। ठीक है, क्या चीज, अभी कहां पहुंचे हो वहां, पदों से फिर उपवाक्य बनेगा, फिर उपवाक्य से वाक्य बनेगा। उपवाक्य तब बनता है जब मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य की अवधारणा आती है। ठीक है, क्योंकि उपवाक्य तब होता है, उपवाक्य किसको बोलते हैं, जब एक बड़ा वाक्य दो छोटे खंडों में बटा हो, तो इस भाग को एक उपवाक्य और इस भाग को दूसरा उपवाक्य कहा जाता है। एक उपवाक्य के दो खंड होते हैं, और ये तब संभव होता है ना जब मिश्र वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। एक सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होता, या तो वो संयुक्त वाक्य में होगा या तो मिश्र वाक्य में होगा। ठीक है, चलो, तो अगर उपवाक्य आया है तो यहां पर पद के बाद उपवाक्य, उपवाक्य बाद फिर वाक्य बनेगा। ठीक है, चलो, तो वाक्य के लिए, ये वाक्य के संबंध में ये तीन चार चीजें पहले तो दिमाग में बिठाना है कि वाक्य शब्दों का समूह नहीं है, वाक्य पदों का समूह है। और ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना, जिसमें सबसे पहले वर्ण आएगा, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। पद में और शब्द में अंतर पता है अपने को, शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, अंतर है कि नहीं है। शब्द क्या होता है,
जो स्वतंत्र है वो शब्द है, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, क्रिया शब्द है। लेकिन जब आप इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये केवल शब्द नहीं रहते, ये वाक्य में कोई ना कोई परिस्थिति धारण करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि राम राम तालाब में नहाता है, राम तालाब में नहाता है। अब इस वाक्य में आपने कहा कि सर राम संज्ञा है, नहीं, अब ये केवल संज्ञा नहीं है, ये वाक्य का वह भाग है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी राम एक कर्ता है। तालाब केवल संज्ञा नहीं है, तालाब क्योंकि अधिकरण के चिन्ह के साथ जुड़ गया है, इसीलिए ये क्या बन गया है, अधिकरण बन चुका है। नहाना क्रिया है, लेकिन नहाता है बोलने पर उसमें लिंग का, वचन का, काल का प्रभाव हमको दिखाई पड़ना शुरू हो गया। इसीलिए अब ये केवल क्रिया ना कहलाकर क्या कहलाएगा, क्रिया पद कहलाएगा। तो ये पद होते हैं, इनसे मिलकर के वाक्य बनता है। शब्द तो स्वतंत्र होते हैं, राम अगर स्वतंत्र है तो शब्द है, तालाब अगर स्वतंत्र है तो शब्द है। आपने क्रिया पढ़ते समय इस बात को देखा होगा कि अगर क्रिया हम लिखते हैं तो अंत में ना लगा होता है, खेलना कूदना, है ना, ये अंत में ना लगा होता। क्यों? क्योंकि उस समय वो स्वतंत्र होता है। लेकिन जैसे ही उस पर लिंग, वचन या काल का प्रभाव आरोपित होता है, वो बन जाता है क्या, क्रियापद। और क्रियापद स्वतंत्र नहीं होते, क्रियापद वाक्य का हिस्सा होते हैं, वाक्य में लगे होते हैं। तो इसीलिए कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि वाक्य क्या है, तो वाक्य की इकाई कहलाएंगे पद, और पदों के सार्थक समुच्चय को आप क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य की परिभाषा। अब सवाल ये कि सर वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? तो वाक्य कैसा भी हो, वाक्य दो भागों से मिलकर के बनता है। वाक्य के अंग, वाक्य दो भागों से मिलकर के बनता है। एक भाग को कहा जाता है उद्देश्य और दूसरे भाग को कहा जाता है विधेय। तो वाक्य दो भागों से मिलकर बनता है, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है सर? देखिए, उद्देश्य का मतलब होता है, वाक्य में उद्देश्य का मतलब है कर्ता और कर्ता के विस्तार को मिलाकर बनता है, कर्ता का विस्तार मिलाकर बनता है उद्देश्य। यानी कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात उद्देश्य का हिस्सा होते हैं, जबकि कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात को छोड़कर वाक्य का अन्य भाग विधेय के अंतर्गत आता है। ठीक है, कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात यानी कर्ता का विस्तार आता है उद्देश्य के अंतर्गत, जबकि इन दोनों को छोड़कर वाक्य का बाकी का हिस्सा रखा जाएगा विधेय के अंतर्गत। कैसे? जैसे जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि राम राम एक वकील है, राम एक वकील है, इस वाक्य में कर्ता कौन? राम। क्या राम का विस्तार किया गया है? नहीं सर। विस्तार का मतलब क्या होता है ये समझो। विस्तार का मतलब होता है ऐसे पद जो इस संज्ञा को विस्तारित करने के लिए जोड़े गए हों, मतलब उनके बिना भी काम चल जाता है अगर ये अकेला पद यहां पर है। जैसे मान लो अगर मैं यहां पर लिखूं कि मेरा भाई राम, मेरा भाई राम एक वकील है, तो क्या मेरा भाई लगाने बिना ये वाक्य का काम नहीं चल रहा है? इसका मतलब ये जो मेरा भाई लगाया है आपने, ये अतिरिक्त रूप से आपने राम को विस्तारित करने के लिए लगाया है कि नहीं? किसका विस्तार माना जाएगा? राम का विस्तार। तो राम
कर्ता है और कर्ता को आपने विस्तारित किया है मेरा भाई लिखकर, इसीलिए अब उद्देश्य का आकार कितना हो गया, मेरा भाई राम, ये पूरा कहलाएगा उद्देश्य। विधेय कितना है, एक वकील है, ये अभी भी क्या है, ये अभी भी क्या है, विधेय है। क्या और बड़ा कर सकते हैं सर इसको, बिल्कुल बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक बड़ा वाक्य लिखता हूं केवल उद्देश्य को विस्तारित करते हुए, इधर वैसे ही रहेगा, इधर वैसा ही रखा है हमने। मान लो मैं एक वाक्य लिखता हूं राम को केंद्र में रखकर कि मेरा छोटा भाई राम, मेरा छोटा भाई राम जो बिलासपुर में रहता है एक वकील है। अभी भी क्या राम को, राम के अलावा जो अन्य पद हमने लिखे हैं उनके बिना काम नहीं चल सकता, चल सकता है। इसका मतलब अभी भी आप किसका विस्तार कर रहे हो, राम का विस्तार कर रहे हो। तो राम का विस्तार इधर भी संभव है, राम का विस्तार इधर भी संभव है। जितना विस्तार करोगे कुल मिलाकर शीर्ष पर कौन रहेगा, राम। कुल मिलाकर शीर्ष पर कौन है यहां, राम, क्योंकि इसी का विस्तार कर रहे हो आप। तो जब कर्ता का विस्तार करके आप कर्ता के लिए अन्य पदों को जोड़ देते हैं तो वो पूरा भाग मिलकर उद्देश्य की रचना करते हैं। क्लियर है। तो यहां पर उद्देश्य कितना है, मेरा छोटा भाई राम जो बिलासपुर में रहता है, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। विधेय कितना है, एक वकील है। तो सर क्या इसका विस्तार नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरा छोटा भाई राम जो बिलासपुर में रहता है, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में एक प्रतिष्ठित वकील है। आप किसका विस्तार कर रहे हो, क्या ये राम का विस्तार है, ये तो वकील का विस्तार है सर, है ना। आप किसका विस्तार कर रहे हो, अन्य भाग का विस्तार कर रहे हो। तो आप उद्देश्य में किसको रखोगे, केवल कर्ता के विस्तार को, और बाकी भाग का अगर विस्तार हो रहा है तो सर वो तो अन्य भाग का विस्तार कहलाएगा, और अन्य भाग का विस्तार उद्देश्य के अंतर्गत शामिल नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो वाक्य कितना भी बड़ा हो जाए, वाक्य कितना भी बड़ा हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह है, बात यह है कि सर कर्ता कौन है और कर्ता का विस्तार कितना है। कर्ता और कर्ता का विस्तार मिलकर के बनाते हैं उद्देश्य, और इनको छोड़कर बाकी का जो भाग है वो कहलाता है विधेय, उसको रखा जाएगा विधेय में। क्लियर है। अब अगर ये समझ में आ गया है तो आपको पदबंध समझ में आ जाएगा। ये समझ आ गया, पक्का, ठीक। अब देखो पदबंध, यहीं से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अलग पेज में लिखना है इसको, है ना। हाँ, पदबंध क्या होता है, देखो पदबंध क्या होता है। पदबंध का एक मतलब होता है पदों को बांधना, ठीक है, या पदों का एक बंधन, एक विशिष्ट रचना जिसके द्वारा पद बनते हैं, पद बंधते हैं, उनको कहा जाता है पदबंध। पदबंधों की रचना होती कैसे है, देखो कोई भी पदबंध होता है वो दो भागों से मिलकर के बनता है। एक भाग को कहा जाता है शीर्ष और दूसरे भाग को कहा जाता है विस्तार। कोई भी पदबंध हो इन दो भागों से मिलकर के बनता है, एक शीर्ष और दूसरा विस्तार। शीर्ष कौन, जिसका विस्तार किया जाए, और विस्तार कौन, जिन शब्दों के द्वारा विस्तारित किया जाए। जैसे आपने अभी यहां पर लिखा था कि मेरा भाई राम, मेरा भाई राम जो छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में, छत्तीसगढ़ के
उच्च न्यायालय में एक वकील है, एक वकील है। इस पूरे वाक्य को यदि आप पढ़ें तो आप किसका विस्तार कर रहे हो? राम का विस्तार कर रहे हो ना। इसका मतलब राम यहां पर क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। और जिन पदों के द्वारा आप इसका विस्तार कर रहे हो, ये पूरा भाग, ये क्या कहलाएगा? विस्तार कहलाएगा। ये विस्तार है, ये विस्तार है। तो ये पूरा भाग मिलकर के क्या बन गया? एक पदबंध बन गया। ये पूरा भाग मिलकर के क्या बना? एक पदबंध बना। ठीक। अब सवाल ये कि सर नामकरण कैसे होता है पदबंधों का? क्योंकि पदबंधों के तो 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा पदबंध बनता है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध, जिसको अव्यय पदबंध भी कहा जाता है। क्योंकि पदबंधों में केवल क्रिया विशेषण ही ऐसा पद होता है जिससे कि आप पदबंधों की रचना कर सकते हैं। ठीक है, पदबंधों की रचना कर सकते हैं। तो नामकरण कैसे होता है सर? नामकरण होता है इस शीर्ष के आधार पर। ये शीर्ष जिस प्रकार का पद है उसी के आधार पर पदबंधों का नामकरण किया जाता है। जैसे जैसे मान लो अगर मैं यहां पर कहता हूं कि, देखो ध्यान से, जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मोहन गरीबों का असली नेता है। ठीक है, अब ध्यान देना, इस वाक्य में आप विस्तार किसका कर रहे हो? मोहन का विस्तार कर रहे हो। वाक्य तो इतने से भी चल सकता है सर, मोहन गरीबों का असली नेता है, चल सकता है ना। लेकिन आपने ये सारे पद लगाकर विस्तार किसका कर दिया? मोहन का विस्तार कर दिया। इसका मतलब मोहन बन गया यहां पर, और ये बाकी का भाग बन गया। तो अब जब नामकरण की बारी आएगी कि ये पदबंध कैसा है, तो मैं ये देखूंगा शीर्ष क्या है। शीर्ष यहां पर संज्ञा है, इसीलिए मैं कहूंगा कि यहां ये जो पदबंध है ये एक संज्ञा पदबंध है। क्लियर है? ये संज्ञा पदबंध है। क्यों? क्योंकि विस्तार किसका हो रहा है? संज्ञा का विस्तार हो रहा है। संज्ञा के लिए आप पदों को बांध रहे हो। पदबंध का मतलब क्या होता है? पदों को बांधना। किसके लिए? एक विशेष पद के लिए। तो पदों का वह समुच्चय जो एक विशिष्ट पद के लिए काम करे, उसी को नाम दिया जाता है पदबंध। पदों का वह समुच्चय जो एक विशिष्ट पद के लिए काम करता है, पदबंध कहलाता है। तो मोहन के लिए ये सारे पद काम कर रहे हैं, इसीलिए मोहन बन जाएगा शीर्ष, और इसी शीर्ष के आधार पर नामकरण होगा संज्ञा पदबंध। क्योंकि मोहन क्या है? एक संज्ञा है। क्लियर है? इसी प्रकार मान लो अगर मैं कहूं कि हमेशा हंसते रहने वाले तुम आजकल उदास लगते हो या दिखते हो। एग्जाम सामने है सर, एग्जाम इफेक्ट है नहीं। अब देखो इस वाक्य में मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि भाई तुम आजकल उदास दिखते हो, बोल सकते हैं ना। लेकिन हमने नहीं कहा, हमने कहा कि भाई नहीं नहीं, थोड़ा और भूमिका बांधेंगे और बोलेंगे तुम हंसते, हमेशा हंसते रहने वाले तुम। किसका विस्तार कर रहे हो? तुम का विस्तार हो रहा है, यानी तुम बन गया यहां पर, और शीर्ष क्या है? इसीलिए पदबंध का प्रकार खत्म। क्लियर है? ऐसे ही विशेषण पदबंध बनेगा। जैसे जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि
आसमान, आसमान आसमान तुम्हारे कपड़े की तरह नीला है नहीं? आसमान तुम्हारे कपड़े की तरह नीला है। अब इस वाक्य को मैं ऐसे भी तो बोल सकता था ना सर कि आसमान नीला है, बोल सकता था ना, मैं बोल सकता था आसमान नीला है, लेकिन मैं बोला नहीं नहीं, प्रपंच तुम्हारे कपड़े की तरह किसका विस्तार है? नीला का विस्तार है, यानी नीला बन गया शीर्ष। शीर्ष कैसा? विशेषण। शीर्ष विशेषण है, तो बनने वाला पदबंध कैसा पदबंध? विशेषण पदबंध कहलाएगा। समझ आया? शीर्ष के आधार पर नामकरण होगा, शीर्ष के आधार पर नामकरण होगा। ऐसे ही क्रिया, क्रिया का पदबंध बनता है, जैसे वह उछलते हुए आया। तो भाई मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूं ना, वह आया, सीधे सीधे बोल सकता हूं वह आया। ये जो उछलते हुए शब्द हमने प्रयोग किया है, ये विस्तार है किसका? आने का, यानी शीर्ष क्या बन गया? क्रिया। ये क्रिया है, ये क्रिया है ना, तो क्रिया का विस्तार हो गया, तो यहां पर पदबंध क्या कहलाएगा? क्रिया पदबंध कहलाएगा। क्लियर है? ऐसे ही मान लो अगर मैं क्रिया विशेषण का विस्तार कर दूं, जैसे जैसे मान लो अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, वह तेज दौड़ता है, लिखना मत, पछताओगे नहीं। वह तेज दौड़ता है, इस वाक्य में मान लो अगर मुझे क्रिया क्रिया पद सॉरी क्रिया विशेषण पदबंध बनाना हुआ, किसका विस्तार करूंगा? इनमें से किसका विस्तार करूंगा? वह का कि तेज का कि दौड़ता है का भी है? तेज का विस्तार। बस कॉमन सेंस। मान लो अगर मैं कहूं वह शेर की तरह तेज दौड़ता है, तो शेर की तरह लगाकर मैंने क्या कर दिया? किसका विस्तार किया? तेज का विस्तार कर दिया। तो यहां पर ये जो शेर की तरह तेज, ये पूरा भाग मिलकर के क्या बनेगा? क्रिया विशेषण पदबंध बन जाएगा। समझ आई बात? तो जिसका विस्तार करोगे उसका पदबंध बनेगा। संज्ञा का विस्तार करो, संज्ञा पदबंध। सर्वनाम का विस्तार करो, सर्वनाम पदबंध। विशेषण का विस्तार करो, विशेषण पदबंध। क्रिया का विस्तार करो, क्रिया क्रिया पदबंध। और क्रिया विशेषण का विस्तार करो तो क्रिया विशेषण पदबंध, या उसी को बोला जाता है अव्यय पदबंध, क्योंकि अव्ययों में केवल क्रिया विशेषण ही है जिसका विस्तार आप कर सकते हो। और का विस्तार करके बताओ, संभव है? राम और श्याम वन गए, और का विस्तार करो, संभव है? मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, बिना का विस्तार करके दिखाओ, संभव है? नहीं है। शाबाश, तुम पास हो गए, शाबाश का विस्तार करके दिखाओ, संभव है? तो तीन प्रकार के अव्ययों का तो विस्तार किया ही नहीं जा सकता, मतलब तीन प्रकार के अव्यय जो है वो तो क्रिया सॉरी ये पदबंधों की रचना कर ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं? पदबंधों की रचना कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है, तो क्रिया विशेषण ही एकमात्र ऐसा अव्यय है जो पदबंध बनाता है। इसीलिए क्रिया विशेषण पदबंधों का ही अन्य नाम क्या होता है? अव्यय पदबंध होता है। ठीक, तो यहां से एक फैक्ट तो यही निकल के आया कि पदबंधों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं सर। किसके आधार पर नामकरण होगा? शीर्ष के आधार पर नामकरण होता है। क्लियर है? ठीक है, ये पहले प्रकार का पदबंध। ठीक है, एक और टाइप होता है पदबंधों का, जहां पर पूरा पदबंध ही काम करता है एक विशेष प्रकार के शब्द के लिए। खासकर विशेषण पदबंध में आएगा इसका क्वेश्चन। कैसे? जैसे, ध्यान देना, इसका उदाहरण बता रहा हूं ना मैं आपको। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आया कि रायपुर
जो कलचुरियों की राजधानी थी। कलचुरियों की राजधानी थी, एक ऐतिहासिक नगर है। एक ऐतिहासिक नगर है। यहां पर ध्यान देना, यहां पर यदि पदबंध पूछेगा ना, तो वो पदबंध पूछ रहा है इसको कि ये कैसा पदबंध है। तो इससे क्या भाव प्रकट हो रहा है? संज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है कि सर्वनाम का, कि विशेषता का, कि किसका? इसीलिए यहां पर विशेषण पदबंध होगा। क्लियर है? इसीलिए यहां पर क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आता है ऐसा क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, तो कई बार ना, कई बार ध्यान देना, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन करना हुआ, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन करना हुआ, तो वो तो अलग से दिखेगा आपको। किसका विस्तार हो रहा है वो तो अलग से दिखेगा। जैसे यहां पर मेरा भाई राम, राम दिख रहा है अपने को। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मोहन दिख रहा है अलग से। हमेशा हंसते रहने वाले तुम, ये अलग से दिख रहा है अपने को। क्रिया का विस्तार, विशेषण का विस्तार, ये देखो क्रिया का विस्तार, देखो क्रिया विशेषण का विस्तार अलग से दिख रहा है अपने को। लेकिन यहां पर ना हमको क्या लगता है कि सर यहां पर तो रायपुर का विस्तार हुआ है, इसीलिए कायदे से यहां पर तो संज्ञा पदबंध होना चाहिए। बात उठती है ना? क्या बोलते हो? रायपुर जो कलचुरियों की राजधानी थी। आप बोल तो ऐसा भी सकते हो रायपुर एक ऐतिहासिक नगर है, मतलब आप विस्तार किसका कर रहे हो? रायपुर का कर रहे हो। लेकिन इस टाइप के कभी क्वेश्चन आ जाएं तो ध्यान रखना, ये हमेशा दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है कि ये कैसा भाव प्रकट कर रहा है। जैसे यहां पर विशेषण का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए यहां पर पदबंध माना जाता है विशेषण पदबंध। क्योंकि ये पूरा पद मिलकर के क्या बता रहा है? रायपुर की विशेषता बता रहा है। रायपुर एक ऐतिहासिक नगरी है, ये पूरा भाग मिलकर क्या बता रहा है? रायपुर की विशेषता। इसीलिए यहां पर पदबंध कौन सा बनता है? विशेषण पदबंध। और किसी में नहीं बनता, केवल विशेषण में ऐसा पदबंध बनता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए ना, जहां पर दूसरा वाला वाक्य किसी संज्ञा की विशेषता बताता हुआ दिख रहा हो, तो वहां पर विशेषण पदबंध ही लेना, वही लेगा आंसर में। ठीक है, ध्यान रहेगा। चल, तो ये तो हो गई बात पदबंधों की। तो वाक्य के अंग समझ में आया? वाक्य के दो अंग है, एक को बोला जाएगा उद्देश्य, दूसरे को बोला जाएगा विधेय। ये क्वेश्चन आता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। ध्यान रखना, कर्ता और कर्म, कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया, ऐसे भी देगा विकल्प में, लेकिन वो वाक्य के अंग नहीं होते, वो वाक्य का भाग होते हैं। ठीक है, अंग कौन? उद्देश्य और विधेय, ये ध्यान रखना। ठीक, अब आते हैं वाक्य के आवश्यक तत्वों में। वाक्य के आवश्यक तत्व, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन। कितने? बहुत बढ़िया, 6। नाम बता दो। पहला, पहला है सार्थकता। ठीक है। दूसरा योग्यता, गुड। तीसरा आकांक्षा, बहुत बढ़िया। चौथा, हाँ, निकटता, या इसी को बोला जाता है आसक्ति, है ना, निकटता या आसक्ति। पांचवा पदक्रम, और छठा अन्वय। बहुत बढ़िया। ये 6 अंग होते हैं, सॉरी आवश्यक तत्व होते हैं वाक्य के। मतलब किसी वाक्य में इन 6 का होना जरूरी माना जाता है। आवश्यक बोल रहा है मतलब जरूरी है ना। ठीक है, तो वाक्य के कितने आवश्यक तत्व? 6।
यहां से क्वेश्चन आता है, 4 ठो देगा आपको, बोलेगा इनमें से कौन वाक्य के आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है। विकल्प कर्ता देता है, कर्ता को शामिल नहीं करते हैं। वाक्य के आवश्यक तत्व में केवल ये 6 हैं, इनके अलावा कोई भी नाम आता है वो वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इन 6 के अलावा कोई भी दे, चाहे वो उद्देश्य दे दे, चाहे विधेय दे दे, चाहे कर्ता दे दे, कर्म दे दे, क्रिया दे दे, कुछ भी दे दे, इन 6 के अलावा कोई भी अन्य विकल्प वाक्य का आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं होता। अब सबसे पहले आते हैं सार्थकता में। वाक्य का आवश्यक तत्व है सार्थकता। क्या मतलब है? वाक्य कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। वाक्य के शब्दों का अर्थ होना चाहिए। निरर्थक शब्द जो है वो वाक्य का हिस्सा नहीं बन सकते। स्वतंत्र रूप से कहां बन सकते हैं? जैसे मैं बोलूं कि तुम वाणी लेकर आओ, वाणी शब्द का कोई अर्थ हो रहा है क्या? नहीं। सार्थकता अनिवार्य हिस्सा है वाक्य का। तो वाक्य का पहला आवश्यक तत्व है सार्थकता। दूसरा है योग्यता। वाक्य के पदों में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो सही अर्थ प्रकट कर सके। जैसे देखो, सीधी सी बात है, कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हर पर्यायवाची का प्रयोग हर जगह पर नहीं किया जा सकता। शंकर भगवान पे पानी चढ़ाते हो कि जल चढ़ाते हो? पानी क्यों नहीं चढ़ाते यार? वही चीज तो है। गंगा का पानी होता है, गंगा का जल होता है, जल होता है ना, जल होता है ना। हाँ, हम बादल में जाते हैं कि अंतरिक्ष में जाते हैं? जो यान होता है उससे अंतरिक्ष, बादल में क्यों नहीं जाते? आसमान में क्यों नहीं जाते? हाँ, सवाल है ना। इसका सीधा सा कारण है वाक्य में योग्यता का होना। हर शब्द हर जगह पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हर शब्द की अपनी एक सीमा होती है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं ना, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं, अभी तो सही है, लेकिन अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं लेकिन सम्मुख नहीं हूं। समझ आई बात? जबकि दोनों का प्रयोग हम एक दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं अभी, लेकिन सम्मुख नहीं हूं। मेरा मुख इधर है कि नहीं? उल्टा हो जाऊंगा तो भी आपके सामने रहूंगा लेकिन सम्मुख नहीं होऊंगा। तो हर शब्द की अपनी एक ना सीमा होती है। तो योग्यता इसी बात को डिफाइन करता है कि आप किस प्रकार के शब्द का प्रयोग कहां पर करते हो, है कि नहीं? जैसे नारी और महिला दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है, लेकिन हर जगह पर आप प्रयोग नहीं कर सकते। आप नारी अधिकार नहीं बोलते, आप स्त्री अधिकार बोलते हो कि नहीं? आप स्त्री अधिकार बोलते हो, आप स्त्री अभिनंदन या स्त्री नंदन नहीं बोलते हो। अभिवादन अभी शब्द प्रयोग हुआ ना, क्या हुआ है? एक अरे बिल आया यार, अरे वो योजना है, 1000 रुपया आ रहा है, अभी कहाँ आएगा रे, बिहाव होने दे। भगवान करे मत ही आए। बहुत सारा क्राइटेरिया है। वंदन है, वो नारी वंदन है, स्त्री वंदन तो नहीं है सर, वो स्त्री वंदन नहीं है। हर जगह पर हर शब्द को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है? हर जगह पर हर शब्द प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ये वही बात है। तो हर वाक्य में शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि वो अर्थ को जस्टिफाई कर सके, अर्थ का जस्टिफिकेशन हो, अर्थ को सही से प्रकट किया जा सके, तब उसको कहा जाता है योग्यता। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। वाक्य ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन में उस विषय से संबंधित कुछ भी शंका शेष ना रहे, पूरा ज्ञान मिले उस वाक्य से संबंधित। जैसे मैं आपको बोलूं कि खाता है, आपके मन में 2 ठोक सवाल आया होगा, कौन खाता है, क्या खाता है, आ गया ना? इन सवालों का ना होना ही वाक्य में आकांक्षा है। मैं कह दूं राम आम खाता है, खत्म, है कि नहीं? ये कंप्लीट वाक्य जिसमें आकांक्षा का आपने निवेश किया है। तो वाक्य का ऐसा गुण जिसके द्वारा कुछ और जानने की इच्छा शेष न रहना,
इसको कहा जाता है वाक्य की आकांक्षा। निकटता या आसक्ति, निकटता या आसक्ति का मतलब होता है वाक्य के शब्दों में या वाक्य के पदों में होने वाला बहाव। एक प्रवाह होता है वाक्य में, वाक्य के शब्दों में ना, वाक्य के पदों में एक निश्चित प्रवाह होता है। कई बार उस प्रवाह को खंडित करने का नतीजा यह होता है कि अर्थ बदल जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत, समझ आई बात? आप कुछ नहीं किए, गलत जगह पर खंडित कर दिए सर, वाक्य को गलत जगह पर आपने ब्रेक लगा दिया, अर्थ बदल गया, अर्थ सीधे 180 डिग्री बदल गया। रोको मत जाने दो से रोको मत बदल गया ना। यह है निकटता या आसक्ति की वैल्यू, कि जब आप निकटता या आसक्ति की बात करते हैं तो ये पदों में होने वाला ऐसा बहाव है जो सही अर्थ प्रकट करने में हमारी सहायता करता है। और निकटता या आसक्ति के अभाव में अर्थांतर का दोष होता है। अर्थांतर बोला जाता है, जो दोष होता है ना उसको बोला जाता है अर्थांतर का दोष। तो अर्थांतर का दोष इसीलिए होता है, बोलना कुछ और चाहते हो, तात्पर्य कुछ और निकल रहा है, ये निकटता या आसक्ति के कमी के कारण होता है। तो ये सही से कैसे लिखा जाता है सर? सही विराम चिन्हों का प्रयोग करो। सही विराम चिन्हों का प्रयोग करोगे तो निकटता या आसक्ति की समस्या वाक्य में कभी नहीं होगी। क्लियर? अगला है पद क्रम। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए जिससे कि आप वाक्य रचना करते हैं। कैसे सर? जैसे हमारी हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया, ये एक सीक्वेंस होता है हमारे यहाँ। पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। अगर आप गड़बड़ाते हैं तो सर वाक्य थोड़ा सा अजीब हो जाता है। राम खाता है आम, अजीब हो जाता है। ये पदों के क्रम का दोष उत्पन्न है। ठीक है, पदों के क्रम के कारण दोष उत्पन्न होता है। जैसे आप एक उदाहरण बहुत बार पढ़ते हो कि राम ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। पढ़े हो? एक फूलों की माला होती है क्या? नहीं सर, फूलों की एक माला। हुआ क्या, आपने यहां के पद को उठा के यहां रखा था, पद क्रम का दोष हो गया है नहीं? भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। नहीं सर, पटना के 4 व्यक्ति थे। 4 ठो पटना थोड़ी है सर, एक ही ठो तो है, वो वाला पटना है तुम लोग। यार तुम लोग ना हाँ, बिहार वाला है ठीक है। हाँ, तो पटना के 4 व्यक्ति थे, ऐसा होगा, है कि नहीं? ये पदक्रम का दोष हो गया। वाक्य में आप पदों को यहां से उठाकर वहां रखो, दोष उत्पन्न हो जाता है। इसको पदक्रम का दोष कहा जाता है। अगला है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि का समुचित प्रयोग होना। यदि वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इनका अनुचित प्रयोग हुआ तो वहां पर वाक्य सुनने में बहुत फूहड़, बहुत खराब लगता है। जैसे मान लो अगर कोई कहे कि तेरा माँ क्या कर रहा है सुनने में कितना बेकार लग रहा है। कारण क्या है? लिंग की अशुद्धि, अशुद्धि है यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार गुरु जी पढ़ा रहा है, सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, ये वचन की अशुद्धि है। तो ऐसे जब लिंग, वचन, कारक, काल इनका सही प्रयोग जब वाक्य में होता है तो उसको कहा जाता है अन्वय। परिभाषा, 2-3 की परिभाषा एकदम अच्छे से तैयार करना। किसकी? एक तो योग्यता की, दूसरा पद आकांक्षा की, तीसरा निकटता की, चौथा अन्वय। इन 4 की परिभाषाओं को लिखना। क्यों? सीधा सीधा क्वेश्चन देगा। वाक्य में पदों के प्रवाह को कहा जाता है, वन लाइनर कठिन क्वेश्चन है नहीं? वन लाइनर कठिन क्वेश्चन, विकल्प में पद क्रम भी देगा और लगा के आएंगे पद क्रम लोग, जबकि ये पदों का क्रम नहीं है। ये क्या है? निकटता या आसक्ति है। लिखो चारों की परिभाषा एक एक करके। सबको लिख लिए क्या? सबका लिखोगे? चलो, पहला सार्थकता। सार्थकता, वाक्य के पद, वाक्य के पद
सार्थक होने चाहिए। जिससे जिससे सही अर्थ की व्युत्पत्ति संभव हो। जिससे सही अर्थ की व्युत्पत्ति संभव हो। हो गया। दूसरा, योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त पद, वाक्य में प्रयुक्त पद प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के अनुसार उचित भावबोध कराने में, उचित भावबोध कराने में सक्षम होने चाहिए। सक्षम होने चाहिए, यह है योग्यता। ठीक है। तीसरा, आकांक्षा। आकांक्षा, वाक्य के पदों में इतनी शक्ति होनी चाहिए, वाक्य के पदों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके। अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके तथा वाक्य से कुछ भी जानने की इच्छा, वाक्य से कुछ भी जानने की इच्छा शेष न रहे। जानने की इच्छा शेष ना रहे। निकटता या आसक्ति। चौथा, किसी वाक्य के पदों में, किसी वाक्य के पदों में निरंतरता, है ना, निरंतरता या प्रवाह होना चाहिए। निरंतरता या प्रवाह होना चाहिए जिससे सही अर्थ प्रकट हो सके। जिससे सही अर्थ प्रकट हो सके। हो गया। अगला, पदक्रम। वाक्य के पदों में, वाक्य के पदों में निश्चित क्रम होना चाहिए। निश्चित क्रम होना चाहिए। छठा, अन्वय। अन्वय, वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष। वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि का उचित समन्वय होना चाहिए। उचित समन्वय होना चाहिए जिससे वाक्य सही अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो। जिससे वाक्य सही अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो। ठीक है। इनको कीवर्ड से याद रखना। कीवर्ड से याद रखना, याद हो जाता है ना। जैसे सार्थकता, सार्थकता तो खुद अपने आप में कीवर्ड है। योग्यता, योग्यता क्या है कीवर्ड इसका? भावबोध की क्षमता,
है नहीं, प्रसंगानुसार भावबोध का प्रगटीकरण होना, आकांक्षा, जिज्ञासा ना बचे, है ना, कुछ और जानने की इच्छा ना रहे, निकटता या आसक्ति, बहाव, निरंतरता, प्रवाह, है ना, पद क्रम, पदों का क्रम, ये तो खुद अपने आप में कीवर्ड है, इसीलिए तो मैं इन दोनों की परिभाषा खुद ना वो नहीं दिया, है ना, सार्थकता खुद कीवर्ड है, पद क्रम खुद कीवर्ड है। ठीक है, अगला अन्वय, समुचित प्रयोग, है ना, या समन्वय, उचित समन्वय, ये है वाक्य के 6 आवश्यक तत्व। बढ़े आगे, अब आते हैं वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार। वाक्य को दो अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, दो अलग अलग आधार है जिसपे विभाजन किया जाता है वाक्यों का। पहला जो आधार है इसको कहा जाता है अर्थ। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। और दूसरा जो विभाजन होता है इसको कहा जाता है रचना या बनावट के आधार पर, या व्युत्पत्ति बोल देगा, है ना। रचना के आधार पर, या इसी को बोलेगा बनावट के आधार पर, या इसी को बोलेगा व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को बांटा जाता है 8 प्रकारों में। और यहां से ना वाक्यों की पहचान करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने को पहचानने आना चाहिए कि भाई ये वाला वाक्य फलाना प्रकार का है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही आएगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 प्रकार हैं उसमें पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा और पांचवा एक साथ याद करना, चौथे को कहा जाता है आज्ञावाचक वाक्य, पांचवे को कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, छठा और सातवां एक साथ याद करना, छठा और सातवां। छठा है संकेतवाचक वाक्य और सातवां है संदेहवाचक वाक्य। आठवां विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है, इनको याद करने का ये तरीका है। शुरुआत के 3 इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि अंग्रेजी में भी 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। एक तो सामान्य पढ़ते हैं, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, पढ़ते हो ना, वही तो है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, वही तो है। उसके बाद आज्ञावाचक और आज्ञा और इच्छा एक साथ, उसके बाद संकेत और संदेह, उसके बाद फिर विस्मय आदि। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य, नाम पता ही है इनका, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले इसी को निपटा डाले, है नहीं, सरल, संयुक्त, मिश्र। चलो तो हेडिंग डालो, रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य,
रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक को नाम दिया जाता है सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे वाक्य जो एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बने हो, सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, ऐसे वाक्यों को कहा जाता है सरल वाक्य। दूसरा वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य की लिख ले परिभाषा, संयुक्त वाक्य की लिखना, फिर पहचानना भी सिखाऊंगा, है ना। हाँ, संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए कि ऐसे वाक्य जो दो ऐसे उपवाक्यों से मिलकर बने, जो दो ऐसे उपवाक्यों से मिलकर बने जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो, जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो। लिख लिए? यहीं पे नीचे में लिख लो संयुक्त वाक्य में कि दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगाने पर संयुक्त वाक्यों की रचना होती है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगाने पर संयुक्त वाक्यों की रचना होती है। ठीक है, आगे समझेंगे इसको। तीसरा है संयुक्त वाक्य। हाँ, मिश्र वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। लिखेंगे परिभाषा, ऐसे वाक्य जो दो ऐसे उपवाक्यों से मिलकर बने, जो दो ऐसे उपवाक्यों से मिलकर बने कि एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर हो, एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अगले लाइन में लिखना, दो उपवाक्यों के बीच दो उपवाक्यों के बीच व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करने पर मिश्र वाक्यों की रचना होती है। मिश्र वाक्यों की रचना होती है। ठीक है, लिख लिए?
हो गया। चलो अब तीनों को समझते हैं। देखो क्या है ये। सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। मतलब यहां पर दो उपवाक्य वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं। दो वाक्यों को आप जोड़ करके नहीं लिखोगे। यहां पर सीधा एक उद्देश्य है और एक विधेय है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है और विद्यालय जाता है विधेय है। तो एक उद्देश्य है एक विधेय है। वाक्य कैसा? सरल वाक्य। मान लो मैं कहूं कि मेरा चचेरा भाई राम विद्यालय जाता है, तो अभी भी उद्देश्य एक है और विधेय एक है। मतलब यहां पर वाक्य कैसा है? सरल है। मान लो अगर मैं कहता हूं कि ध्यान से सुनना, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, तो ध्यान रखना चूंकि ये और का चिन्ह दो संज्ञाओं के बीच लगा है, दो वाक्यों के बीच नहीं लगा है। ये किसके बीच लगा है? संज्ञाओं के बीच लगा है, इसीलिए इनको मिलाकर गिना जाएगा एक। और यहां पर उद्देश्य अभी भी एक है और विधेय अभी भी एक। तो वाक्य कैसा? सरल वाक्य। यहीं पर मान लो मैं कहूं कि राम और श्याम अपने अपने विद्यालय जाते हैं, अभी भी उद्देश्य एक विधेय एक। विधेय तब तक दो नहीं होगा जब तक कि वाक्य में क्रियाएं दो ठो अलग अलग नहीं होंगी, है कि नहीं? दो अलग अलग क्रियाओं के होने पर वहां पर दो अलग अलग विधेयों की संभावना बनती है। इसीलिए कभी भी अगर आपको पूछेगा कि भाई वाक्य का प्रकार बताओ कि सरल है कि संयुक्त है या मिश्र है, तो सबसे पहला काम करना क्रिया की गणना करना। वाक्य में क्या करना है? वाक्य में क्रिया की गणना करना है। ध्यान रखना संयुक्त क्रियाओं को एक गिना जाएगा। संयुक्त क्रिया समझ गए ना? चल दिया, खा लिया, मर गया, एक गिना जाएगा। खाना पीना, आना जाना, रहना, सब क्या है? एक गिना जाएगा। तो क्रिया की गणना करना है। अब क्रिया की गणना करोगे तो क्या मिलेगी सर? संख्या। संख्या मिलेगी ना। अब यदि ये संख्या एक है, यदि ये संख्या एक है, तो वहां पर वो क्रिया होगी, सॉरी वो वाक्य होगा कैसा? सरल वाक्य। सरल वाक्य हो। लेकिन अगर क्रिया की संख्या दो हुई, अगर क्रिया की संख्या कितनी निकले? दो निकले, तो यहां पर संभावना बनती है कि वो वाक्य या तो संयुक्त वाक्य होगा या तो वो वाक्य मिश्र वाक्य होगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? क्रिया की गणना करनी है। ठीक। तो सरल वाक्य क्या है? जिसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। तो आप उद्देश्य राम बोलो, राम और श्याम बोलो, राम श्याम मोहन सोहन और फलाना बोलो, सब गिना जाएगा एक। क्यों? क्रिया कितनी है? और जब तक क्रिया एक रहेगी विधेय के दो होने की संभावना नहीं है। इसीलिए वहां पर ना तो संयुक्त वाक्य बनेगा और ना मिश्र वाक्य बनेगा। क्लियर है? ठीक। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं देखना। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें दो उपवाक्य जुड़े होंगे। राम आया और अपने विद्यालय चला गया, दो उपवाक्य हैं। राम आया और अपने विद्यालय चला गया। तो यहां पर दोनों वाक्य में एक एक क्रिया है। राम का आना एक क्रिया है और विद्यालय चले जाना ये दूसरी क्रिया है। लेकिन इन दोनों वाक्यों की क्रियाओं के बीच लगा हुआ चिन्ह कौन सा है? देखो क्या लगा है? और।
और इसके लगने से क्या हुआ, इसके लगने से हुआ ये कि ये वाला वाक्य ये वाले वाक्य से एकदम अलग हो गया, जैसे तेल और पानी, एकदम तेल और पानी के जैसे अलग। राम का आना अलग क्रिया, राम का विद्यालय चला जाना अलग क्रिया। एक की डिपेंडेंसी दूसरे पर दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। लेकिन मान लो यहीं पर मैं कहूं, मान लो मैं यहां पर कहूं कि राम यहां आया, राम यहां आया क्योंकि उसे विद्यालय जाना था। क्योंकि उसे विद्यालय जाना था। अब ध्यान से यदि आप देखें ना, तो उसके विद्यालय जाने की क्रिया उसके आने पर निर्भर दिखाई दे रही है। दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है ना। तो यहां पर क्या सीन बन रहा है, यहां पर सीन ये बन रहा है कि सर दो उपवाक्य तो हैं, राम यहां आया एक उपवाक्य, राम को विद्यालय जाना था ये दूसरा उपवाक्य। लेकिन यहां पर इस चिन्ह के प्रयोग के कारण ऐसा हो गया कि सर उसका विद्यालय जाना निर्भर बन गया उसके आने पर। दिख रहा है ना, वह कमाता है और खाता है, दोनों अलग अलग क्रिया। वह कमाता है ताकि खा सके, अब उसका खाना निर्भर हो गया उसके कमाने पर, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तो एक क्रिया की दूसरे पर क्या दिखाई दे रही है हमको, निर्भरता। तो जब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर दिखाई देना शुरू कर दे, तब वहां पर वाक्य बनता है मिश्र वाक्य। लेकिन अगर एक वाक्य दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र स्थिति में है तो वाक्य बनता है संयुक्त वाक्य। और इस चीज को मैंने आपको बताया था जब समुच्चयवाचक अव्यय पढ़ रहे थे हम लोग, याद है। मैंने आपको समुच्चय बोधक अव्यय में मैंने बताया था कि भाई समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से संयुक्त वाक्य बनेगा और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से मिश्र वाक्य बनेगा, बताया था ये मैंने। ठीक है, तो यदि दो उपवाक्यों के बीच में और, एवं, तथा, किंतु, परंतु इन चिन्हों का प्रयोग होता है तो वो संयुक्त वाक्य है। यद्यप, है ना, जैसे मैं कहूं कि वह गरीब है किंतु ईमानदार है, संयुक्त वाक्य है। लेकिन इसी को मैं कह दूं कि यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, मिश्र वाक्य बन। ठीक है, क्योंकि एक की निर्भरता दूसरे पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो जब एक की निर्भरता दूसरी पर दिखे तो चिन्ह प्रयोग होगा व्यधिकरण का, और जब दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र दिखेंगे तो चिन्ह दिखेगा समानाधिकरण का। चिन्ह क्या होता है सर व्यधिकरण का, कि, क्योंकि, ताकि, ज्यों ही त्यों ही, यद्यपि, तथापि, जैसे ही वैसे ही, ये क्या है, ये व्यधिकरण के चिन्ह है। तो समानाधिकरण और व्यधिकरण के चिन्हों को देख करके भी आप वाक्य के प्रकार की पहचान कर सकते हैं। क्लियर है, मतलब अब देखो अगला चरण, पहला चरण हमने क्या कहा, पहले चरण में क्या करो, क्रिया की गणना करो। यदि क्रिया एक आए तो वाक्य कैसा होगा, सरल वाक्य होगा। लेकिन अगर दो आ जाए तो या तो संयुक्त वाक्य बनेगा या तो मिश्र वाक्य बनेगा। संयुक्त वाक्य है कैसे पहचानोगे, दोनों उपवाक्यों के बीच में लगे हुए चिन्ह को देखकर, है ना। अगर दोनों उपवाक्यों के बीच में और, एवं, तथा, किंतु, परंतु ये लगा हुआ है, मतलब समझ जाना वाक्य कैसा, लेकिन ये क्या है, संयुक्त वाक्य। लेकिन यहीं पर दोनों उपवाक्यों के बीच में क्या चिन्ह लगा होगा, है कि, ताकि, क्योंकि, है ना, क्योंकि, ज्यों ही त्यों ही, ऐसा, जैसे ही वैसे ही, यद्यपि, तथापि, ऐसे। ये सब उदाहरण है किसके, मिश्र वाक्यों के। पहचान लेंगे, पहचान लोगे ना, चलो।
तो बताना राम मोहन और सोहन बन गए। सरल वाक्य है, ठीक है। राम मोहन और सोहन बन गए और वापस आ गए। संयुक्त वाक्य है ना, ठीक है। राम मोहन और सोहन बन गए क्योंकि तेंदुपत्ता बिनना था। संयुक्त वाक्य है, ठीक है। निर्भरता दिख रही है ना, चिन्ह को देखो, चिन्ह को देखो। मिश्र वाक्य है। क्योंकि लगा है यार, मिश्र वाक्य है ना। अच्छा, मैं संयुक्त बोल दिया था क्या? चलो, समझ गए ना कैसे पहचानना है, ठीक। चलो, तो ये वाला हिस्सा आपका वाक्य वाला होता है कंप्लीट। अब आते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार में। 8 प्रकार के वाक्य हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेत, संदेह और विस्मय आदि वाचक, ठीक है। विधानवाचक वाक्य लिखो परिभाषा। जिन वाक्यों से उसको भी तो लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ, जिन वाक्यों से किसी बात के होने का बोध हो, जिन वाक्यों से किसी बात के होने का बोध हो, ठीक है। तो विधानवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों से हमें पता चले कि कुछ हुआ है ना। या इसी को और लिख लो आगे कि जिन वाक्यों से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो। विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि या तो हमें किसी कार्य के होने का बोध होता है या तो किसी प्रकार की जानकारी मिलती है। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि राम विद्यालय जाता है, हमें पता चल रहा है ना कि भाई उसके जाने की क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। राम आम खाता है, ट्रेन समय पर आती है कि नहीं? हाँ, मोदी जी मेलोडी बांटते हैं। अरे मार्केट डाउन, मार्केट बूम कर गया, अरे भैया उसका मेलोडी का, समझे? शेयर मार्केट क्या बूम, क्राइसिस हो गया है उसका मार्केट में। क्या हम हल्के में ले रहे हो क्या यार? फैन फॉलोइंग तो है भाई उस आदमी का, कुछ भी बोलो, है कि नहीं? हाँ, क्या पता चला? किसी प्रकार की जानकारी का बोध हुआ। तो जब किसी प्रकार की सामान्य जानकारी आपको दी जाती है तो वो भी आता है इसमें। जैसे जैसे राम के पिता का नाम दशरथ था, है कि नहीं? या गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पता चला? तो सामान्य प्रकार की या तो जानकारी मिले या तो किसी बात के होने का बोध हो कि भाई ये काम हुआ है, ये काम होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे किसी कार्य के ना होने का बोध होता है। और निषेधवाचक वाक्यों की पहचान है कि वाक्य में या तो नहीं का प्रयोग होगा या तो मत का प्रयोग होगा, ठीक है। या तो नहीं का प्रयोग होगा या तो मत का प्रयोग होगा। जैसे सबको मत देना चाहिए, ये है नहीं है यार, तो मत का प्रयोग तो हुआ है। समझदार हो गए, ठीक है। मत का प्रयोग निषेध के अर्थ में, यहां मत बैठो, वहां मत जाओ,
यह मत करो, ये निषेध वाला भाव है ना। सबको मत देना चाहिए, ये तो सर विधानवाचक वाक्य। वैसे देना चाहिए बोल दिया तो इच्छावाचक आ गया, ये है कि नहीं, देना चाहिए इच्छावाचक वाक्य। हाँ ठीक है। जैसे मैंने मतदान किया, विधानवाचक वाक्य है नहीं। मैंने मतदान नहीं किया, मत भी आ गया, नहीं भी आ गया। मत का मतलब वोट वाला नहीं है ना, मना करने वाला है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्नवाचक, सबसे आसान। सबसे आसान क्यों? क्योंकि सर इस प्रकार के वाक्य में अंत में क्या लगा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, वाक्य के अंत में लगा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जैसे वह कहाँ रहता है, वह कौन है, उसका नाम क्या है, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य है जिसके अंत में बाकायदा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ठीक। अगला आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे, ऐसे वाक्य जिनसे किसी आज्ञा या अनुरोध का बोध हो, ऐसे वाक्य जिनसे किसी आज्ञा या अनुरोध का बोध हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, यानी इनसे हमें दो चीजों का पता चल सकता है सर, या तो आज्ञा का, या तो बोध होगा किसका? अनुरोध का। आज्ञा कैसे दी जाएगी? तुम जाओ, तुम यहां आओ, तुम पढ़ाई करो, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम पत्र लिखो। पत्र है मतलब आज्ञा है ना। तो आज्ञा जब दी जा रही है तो वहां पर वाक्य वाक्य का प्रकार होगा आज्ञावाचक। अनुरोध का बोध होगा कैसे? आप वाक्य में प्रयोग करेंगे कृपया, कृपया शांत बैठिए। तो बहुत सारे लोगों को ना इस शब्द में डाउट हो जाता है, इस शब्द के कारण वाक्य में डाउट हो जाता है, हो जाता है। कृपया, अरे सर कृपया बोल रहे हैं तो आज्ञा तो नहीं है, ये तो इच्छा होना चाहिए। नहीं, आज्ञा के साथ अनुरोध का भी बोध कराने वाले वाक्य होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, हाँ कृपया का प्रयोग। हाँ, कृपया शांत बैठिए। अरे यार बता रहा हूं वाक्य। अगला इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी इच्छा अथवा मंगल कामना का बोध हो। किसी इच्छा अथवा मंगल कामना का बोध हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तुम यशस्वी हो, तुम दीर्घायु हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना। एक क्वेश्चन है इसमें कई बार आया है, दूधो नहाओ पूतो फलो, किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? इच्छावाचक है, ध्यान रखना। जितनी मंगल कामनाएं करते हैं ना हम, वो सब के सब इच्छावाचक है। ठीक है, अगला संकेतवाचक, संकेतवाचक, ऐसे वाक्य जिनसे किसी संकेत अथवा शर्त का बोध हो। शर्त का बोध हो। ठीक है, जैसे यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। रचना के आधार पर यह मिश्र वाक्य है, लेकिन अर्थ के आधार पर संकेतवाचक है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को टफ किया जा सकता है। कैसे? यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। पहला विकल्प देगा मिश्र वाक्य, दूसरा संयुक्त, तीसरा सरल, चौथे में देगा संकेत। कर दिया कठिन, है कि नहीं? आधे लोग तो इसी में बुझा जाएंगे मिश्र वाक्य, क्योंकि वो उतना पढ़े ही नहीं है ना सर। हिंदी में तो अपन हड़बड़ाहट बनाते तो भी बन जाता है, हमको लगता है, लेकिन हड़बड़ाए तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई, है ना।
तो अर्थ के आधार पर यदि, तो, अगर, तो, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, वो आते हैं संकेतवाचक वाक्यों में। ठीक है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, ऐसा। ठीक है। संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी क्रिया के होने में संदेह हो, उनको कहा जाता है संदेहवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा सर? वाक्य में शायद, संभवतः, संभव है कि, या हो सकता है, इन चार में से किसी चिन्ह का प्रयोग दिखेगा। शायद, संभवतः, संभव है कि, हो सकता है, इनका प्रयोग होगा। शायद आज बारिश हो, संभवतः आज बारिश हो जाए, हो सकता है आज बारिश हो, है कि नहीं? संभव है कि वह पहुंच गया हो, संभव है, संभव हो कि उसने कहा हो। ये क्या है? ये सब संदेहवाचक वाक्यों के उदाहरण हैं, इनका प्रयोग दिखेगा। ठीक है। अगला, विस्मयादिवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे, ऐसे वाक्य जिनसे हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र भावों की अभिव्यक्ति हो, विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीव्र भावों की, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र भावों की अभिव्यक्ति हो, विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। तो विस्मयादिवाचक वाक्यों की पहचान क्या है? एक तो विस्मय प्रकट करने वाला शब्द और उसके तुरंत बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह, है ना? वाह, तुम पास हो गए, शाबाश, तुम अच्छा खेले, है ना? तो तुरंत क्या लगा है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है। ये क्या है? ये विस्मयादिवाचक वाक्य है। क्या इतना विस्मयादिवाचक वाक्य है? नहीं सर, ये पूरा वाक्य आएगा पूर्ण विराम तक, ये कहलाएगा विस्मयादिवाचक वाक्य। यहां से चालू होगा यहां तक, ये विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाएंगे। क्लियर है? हो गया? चलो, यस में अब वो ताकत नहीं बची। हाँ इतना घुर गया यार गला यार पढ़ के, है मैडम? दिमाग इतना व्यस्त हो गया क्या? हिंदी क्या 1 घंटे ही तो पढ़े हो यार, है नहीं? मैथ्स में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है सर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस स्पीड से भी चले तो ज्यादा दिन नहीं है, अब हिंदी कंप्लीट हो जाएगी अब। ठीक है। हाँ, 3 बजे मेरी फिर से क्लास है। 8 बजे से लगातार ले रहा हूँ मैं भी, बस आने जाने का मेरे को टाइम मिला है, बस लगातार क्लास है अभी 6:30 तक। ठीक है, चलो बन जाएगा ये। रिवीजन करना, एक काम करना, होमवर्क सबके कम से कम ना 2-2 वाक्य खुद से बनाना, दिमाग में परमानेंट बैठ जाएगा। उसके 2-2 4-4 वाक्य खुद से बनाना, दिमाग में परमानेंट बैठ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो कल हम लोग पढ़ेंगे शब्द शुद्धि, कल व्याकरणिक अशुद्धियां खत्म। ठीक है।